हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से तीसरा स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है, चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर का नेम वही है जिसमें दो स्टोरी हमें पढ़ना है। पहला स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। इसके ऑथर है लियाम ओ फ्लेहार्टी और इसके ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। राइटर्स का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही स्टोरी फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पहले स्टोरी में ये स्टोरी है अ यंग सी गर्ल के बारे में। सी गर्ल एक समुद्री पक्षी होता है, ओशंस और वाटर बॉडीज के आसपास पाया जाता है, ठीक है। इनका मेन खाना फिश होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा सी गर्ल है, उसको फ्लाई करने में डर लग रहा है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, तो अपने डर को वो कैसे ओवरकम करता है, कैसे उस पर काबू पाता है, वही हमें इस स्टोरी में पढ़ना है। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, यही फर्स्ट फ्लाइट इस बुक का भी नाम पड़ गया है, ठीक है। देखिए द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, और यहाँ पे इसका मीनिंग है क्लिफ। लेज का यूजुअल मीनिंग होता है कि वॉल में जो रेक निकला होता है, शेल्फ, उसी को लेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में लेज का मतलब है एक क्लिफ। क्लिफ आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, उसी को क्लिफ बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसा खड़ा चट्टान दिया और यहाँ पे पानी रहेगा, तो उसी क्लिफ पे, लेज पे कौन है, यंग सी गर्ल है, ठीक है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. फैमिली के बारे में बताया हुआ है। उसके फैमिली में उसके दो भाई थे और उसकी एक बहन। दोनों, ये तीनों लोग ही एक दिन पहले ही उड़ के चले गए थे। यही अकेला बच गया था उस लेज पे। क्यों बच गया था? क्योंकि he had been afraid to fly. इसको उड़ने में डर लगा। ये लोग तो उड़ के चले गए, ये नहीं उड़ पाया और लेज पे अटका रह गया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. हुआ क्या था कि जब ये लोग उड़ने का तैयारी कर रहे थे तो ये भी यंग सीगल भी उड़ने का प्रयास किया। जैसे तैसे करके ये थोड़ा आगे दौड़ा था और टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का एकदम ठीक किनारे, यहाँ से दौड़ते हुए एकदम ठीक किनारे तक आ गया, ब्रिंक तक आ गया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और यहाँ किनारा पे आके अपना पंख भी फड़फड़ाया। ही बिकेम अफ्रेड, तभी क्या हुआ, उसको डर लग गया, ठीक है। ओवरवेल्म्ड विद फियर, ये वर्ड याद कर लीजिए, फ्रेज, मतलब वो डर पूरा हावी हो गया उस पर। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. और उसका डर का कारण ये दो रीजन था। पहला रीजन था कि क्लिफ के नीचे, ये लेज के नीचे यहाँ पे क्या था, ओशंस था, ओशन वाटर बॉडी था, ठीक है। और ये ओशन स्ट्रेच डाउन बीनीथ, मतलब काफी दूर तक फैला हुआ था। एक पहला रीजन ये हो गया कि काफी दूर तक पानी ही पानी दिख रहा था। और दूसरा रीजन था लॉन्ग वे डाउन, उसका गहराई भी काफी ज्यादा था। अगर वो यहाँ से उड़ नहीं पाया और नीचे गिरा तो सीधा बहुत नीचे गिरेगा और हो सकता है वो मर जाए। माइल्स डाउन यानी वेरी डीप, काफी गहरा वो ओशन था, ठीक है। ये दो रीजन का वजह से उसको डर लगा। He felt certain that his wings would never support him. वो अपने आप को सेल्फ डाउट करता है और वो सोचा कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए वो अपना सिर झुकाता है और वापस दौड़ के कहाँ चला जाता है, उसी होल में, उसी छेद में चला जाता है। लेज में बना हुआ था एक छेद, ठीक है, जहां पे वो रात में सोता था, ठीक है। मतलब वो वापस अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। ये सब कुछ वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पे, ये सब आंसर राइटिंग में आप यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। बस अभी आप अवेयर हो जाइए ये सब वर्ड से, फ्रेजेस से। आगे चल के बताएंगे कहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है। आगे देखिए, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. काफी अच्छा लाइन है ये, बोला गया है कि देखिए उसके जो भाई थे, दो भाई और उसकी छोटी बहन, जिसका पंख तो, विंग्स तो और भी छोटा था, उससे भी छोटा था, ठीक है। जब उससे छोटा पंख वाला उसकी बहन वो ब्रिंक तक गई, किनारे तक आई और अपने पंख फड़फड़ाई और उड़ गई। ताजुब का बात यह था कि ये जो यंग सीगल था, ये इतना सा मस्टर अप यानी गैदर करेज, वो इतना सा हिम्मत नहीं जुटा पाया टू टेक दैट प्लंज। प्लंज यानी वो छलांग लगाना, और शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट, ये होता है प्लंज का मीनिंग, ठीक है। वो इतना सा हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो छलांग लगा पाए। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और अभी वो छलांग उसके लिए लग रहा है कि बहुत डेस्परेट हो गया है, मतलब लगाना ही पड़ेगा छलांग, नहीं तो मरने, जीवन और मौत का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लंज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। बोला जाता है कि ये प्लंज का दो मीनिंग है यहाँ पे। एक होता है लिटरल मीनिंग, मतलब जो डिक्शनरी में मीनिंग है, तो प्लंज का मतलब होता है कहीं पे छलांग लगाना और शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट करना, ठीक है। इसका मेटामॉर्फिकल मीनिंग भी है यहाँ पे, मतलब कुछ डीप मीनिंग भी है इस स्टोरी के हिसाब से। मेटामॉर्फिकल मीनिंग है क्या चीज में छलांग लगाना, अ लीप ऑफ फेथ, वहां पे उसको अपना विश्वास मतलब जगाना है खुद पे। स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, छलांग लगाना है उसे कंफर्ट जोन से बाहर छलांग लगाना है, ठीक है, यानी रिस्क लेना है। ये इसका मेटामॉर्फिकल मीनिंग है, समझे। तो ये दोनों मीनिंग आपको इसको पता होना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि उसके मम्मी पापा उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली
श्रीली मतलब काफी तेज स्वर में वो उसे बुलाते हैं विद फ्रस्ट्रेशन, और इस श्रील आवाज में फ्रस्ट्रेशन है, अर्जेंसी है कि आओ तुम भी चलो हमारे साथ, उड़ चलो यहाँ से, ठीक है, कब तक इस लेज में रहोगे। अपब्रेडिंग हिम्स, इसके साथ साथ वो अपब्रेडिंग यानी उसको डांटते भी है, स्कोल्डिंग भी करते हैं, और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, और उसे डराते धमकाते भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़े तो तुम यहाँ पे स्टार्व यानी भूखे मर जाओगे अगर तुम यहाँ से नहीं उड़े तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उस पर पेरेंटल प्रेशर डाल रहे हैं ताकि इस प्रेशर का वजह से वो जो यंग सीगल है वो उड़े, ठीक है, वो अपने फियर पे ओवरकम करे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी, यहाँ पे उसके जीवन मौत का सवाल है, लेकिन तब भी वो हिल नहीं पाया, वो इतना डर से मतलब प्रभावित है। ओवरवेल्ड, इसको बोलते हैं ओवरवेल्ड विथ फियर, ठीक है, डर उसको पूरा जकड़ के रख लिया है। तो ये याद रखिएगा, ये श्रीली मतलब विथ फ्रस्ट्रेशन एंड अर्जेंसी, मतलब इस स्वर में बोलते हैं कि चलो उड़ो यहाँ से, क्यों अटके पड़े हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये प्लंज का दो मीनिंग है, ये दोनों ही याद रखेंगे आप। आगे देखिए, और ये सब जो ऊपर वाला घटना है ये सब कब हुआ था, डेट वाज 24 आवर्स एगो, मतलब एक दिन पहले ये सब चीज हुआ था। एक दिन पहले ही इसके पूरे फैमिली, फादर, मदर, दो ब्रदर और एक सिस्टर, ये सब लोग उड़ के चले गए थे। अभी एक दिन बीत चुका है। फिर वापस उस दिन का बात बताया हुआ है कि सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, जब से वो लोग उड़ के गए हैं एक जन भी वापस नहीं आया इस लेज पे, ठीक है। द डे बिफोर, फिर उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये लोग सब उड़ के गए थे, उस दिन का बात बताया हुआ है। ऑल डे, उड़ने का बाद ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। पूरा दिन वो देखता रहा कि कैसे उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा जो है वो अपने उसके भाइयों और बहन को सिखा रहे हैं क्या, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कैसे उड़ा जाता है वो सब सीख रहे थे उसके भाई और बहन, ठीक है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उसके मम्मी पापा सिखा रहे थे भाई बहन को कि कैसे वेव्स को स्कीम किया जाता है, मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस। आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, ये बर्ड क्या कर रहा है, अपने पैरों को जस्ट टच करते हुए वहां से उड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्कीम द वेव्स। ऐसा इसलिए करते हैं कि पैरों से हो सकता है कोई मछली पकड़ा जाए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, चार्ट डायग्राम दिया हुआ था ऐसे बर्ड्स का, ठीक है, बोला गया था कि कौन सा बर्ड स्कीमिंग कर रहा है, आप लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो ऐसा ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखिएगा ये स्कीमिंग का इमेज, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहन को स्कीमिंग सिखाते हैं एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश को पकड़ा जाता है वो सिखाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और यहाँ तक कि देखें उसने ये भी देखा कि कैसे उसका बड़ा भाई जो है अपना पहला हरिंग, मतलब सॉफ्ट फिश, सी फिश, एक टाइप का फिश होता है, उसका बड़ा भाई एक शिकार भी कर लिया, ठीक है, अपना पहला शिकार। और डिवोर इट, डिवोर का मतलब होता है टू ईट समथिंग ग्रीडीली एंड क्विकली, बहुत ही लालच से, बहुत जल्दी जल्दी खाना, इसको बोलते हैं डिवोर करना। इसका एक सिनोनिम भी है, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड भी है जिसको बोलते हैं गजल, ये याद रखिएगा, ठीक है। और डिवोर का ऑपोजिट क्या होता है, निबल, पेक, ठीक है, ये सब इसका ऑपोजिट है एंटोनी में, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो जब उसका बड़ा भाई अपना पहला शिकार किया था और उसको खा रहा था रॉक पे खड़े होकर, तब उसके पेरेंट्स वहां पे गोल गोल घूर रहे थे और रेजिंग अ प्राउड कैकल, और काफी प्राउडली आवाज निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद कवर्ड आइज। देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये तो है लेजेंड यानी क्लीफ, ठीक है, इसके पूरे फैमिली उड़ के चले गए, लेकिन ये अकेला जो यंग सीगल है वो यहीं पर रह गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे गहराई बहुत है, ये ओशन भी बहुत गहरा है और ये काफी दूर तक ओशन फैला हुआ था, ठीक है। फिर बीच में कहीं जाके एक जगह ऐसा ही उठा हुआ स्ट्रक्चर है, उठा हुआ लैंड है, इसी को प्लेटू कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्लेटू पे ये पूरा फैमिली अभी रुका हुआ था, आगे और भी आगे जाके फिर जितना लंबा ओशन होगा वहां पर लैंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, पूरा फैमिली उसी प्लेटू पे चल रहे थे उस सुबह में। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, मतलब एक क्लिफ तो ये हो गया, एक क्लिफ इधर होगा और दोनों के बीच में प्लेटू है, ठीक है, उसी का मतलब लोकेशन बताया हुआ है। और प्लेटू पे सभी लोग वॉक कर रहे थे और उसके साथ साथ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज, ये पूरे फैमिली मेंबर्स ताना कस रहे थे इस यंग सीगल के ऊपर कि अरे देखो कैसा डरपोक है, नहीं उड़ के आ पाया। मतलब यहाँ पे ये भले ही उसके पेरेंट्स या फिर उसका फैमिली हार्श टैक्टिक अपना रहे हैं, लेकिन ये उसके भलाई के लिए है, ठीक है। यूजिंग सेम, यहाँ पे उसका फैमिली उसको शर्मिंदा फील करवा रहे हैं, ठीक, टू मोटिवेट यंग सीगल, ताकि वो शर्म फील करे और कम से कम उड़ने का कोशिश तो करे एक बार। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, सुबह हो गया था, अब सूर्य धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, दिन का समय हो रहा था, ठीक है, और जो सनलाइट है वो काफी तेज गिर रहा था। दैट फेस द साउथ, और ये जो लेज है उसका डायरेक्शन साउथ की तरफ, इधर साउथ है तो इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो इधर से सन राइज किया होगा और अभी सनलाइट पूरा तेज पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे वो हीट काफी गर्मी फील हो रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था पिछली रात से, तो नहीं खाएंगे तो कमजोरी रहेगा और फिर उसको बहुत ज्यादा गर्मी हीट फील हो रहा था सन का दो. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. तो अब वो यंग सीगल क्या करता है, slowly out to the brink of the ledge, उस ledge के एकदम किनारे पे आ जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है. उसके बाद आने के बाद क्या करता है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो अपने एक टांग पैर पर खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लेता है. फिर अपने एक आंख को बंद करता है, फिर दूसरे आंख को भी बंद कर लेता है. ऐसा वो करना क्यों जा रहा है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है, एक्टिंग करता है कि उसे नींद आ रहा है, इस होप में कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे देखे और उसके दया आ जाए, मतलब दया आ जाए और कुछ उसे खाने को मिल जाए, ठीक है. इसलिए वो ये एक्टिंग करता है, ठीक है. उसके पहले आप ये बात जान लीजिए, यहाँ पे ये डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ था, मतलब उसको अब भूख के कारण डिस्कम्फर्ट फील होने लग गया है, ठीक है, और तो कुछ नहीं था. तो यहाँ तक हम पढ़े थे, वो सोने का एक्टिंग करता है, ठीक है, टंग पे खड़ा होकर. स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसका जो फैमिली था, दे यानी उसका फैमिली, अभी भी उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. तो ऐसा जब बोला, जब आप कुछ भी करे कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो बोल सकते हैं कि वो लोग क्या है, वो लोग इनडिफरेंट है आपसे, ठीक है. ये वर्ड याद रखिएगा, ये कई बार यूज होता है, इनडिफरेंट, ठीक है. जब किसी को आप में इंटरेस्ट ही ना हो या फिर आपको किसी में इंटरेस्ट ना हो, तो आप क्या है, इनडिफरेंट है उनसे. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their heads. वो दिखता है कि उसका भाई बहन सो रहे हैं वहां पे प्लेटू पे, ठीक है, अपने सिर को गर्दन में छिपा के. His father was preening the feathers on his white back. उसके पिताजी प्रीनिंग कर रहे थे. प्रीनिंग क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने पंख को ठीक ठाक कर रहे थे. Only his mother was looking at him, लेकिन देखिए सिर्फ माँ ही जो थी उसको सिर्फ देख रही थी, बाकी पूरा फैमिली तो अपने में बिजी था. She was standing on a little high hump on the plateau. प्लेटू में एक ऐसा उठा हुआ पोर्शन था, तो वहीं पे वो उसकी माँ बैठी हुई थी. Her white breast thrust forward, वो अपने सीने को यहाँ पे चिपका के बैठी हुई थी, ठीक है. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो उसकी मम्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करती थी, मछली का एक टुकड़ा अपने चोंच से निकालती थी, वो मछली जो उसके पैरों पे पड़ा हुआ था, ठीक है, उसको मतलब उसका एक पीस निकालती थी, और पीस निकालने के बाद अपने बीक यानी चोंच को रॉक पे स्क्रैप करती थी यानी रगड़ती थी. वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उसका चोंच जो है शार्प रहे, ठीक है. द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, और ये दृश्य देख के वो यंग सीगल एकदम पागल सा हो जाता था क्योंकि उसे भूख बहुत ज्यादा लगा हुआ है. हाउ ही लव टू टीयर द फूड दैट वे, उसे भी बहुत पसंद है कि वो भी उसी तरीके से फूड को टीयर करे, और फिर टीयर करने के बाद अपने बीक यानी चोंच को उस रॉक पे स्क्रैप करे, ठीक है, ताकि वो उसे वेट कर पाए, वेट यानी शार्पन कर पाए, ठीक है. गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food, वो इस तरीके से बोलता है कि कुछ खाना मुझे भी दे दो. गा कोला सी स्क्रीम्ड बैक, और उसकी मम्मी वापस उसे ये बोलती है डेरिसिवली, इस टोन में. डेरिसिवली मतलब कंटेम्प्ट यानी रेडिक्यूल, उसका मजाक उड़ाते हुए गुस्से में बोलती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली यानी सैडली, लेकिन वो काफी दुखी होकर बोलता रहता है कि वहां दे दो कुछ खाना. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और ऐसे 1-2 मिनट गुजरने का बाद, 1 मिनट गुजरने का बाद वो काफी खुशी से चीख उठता है. तो क्यों इतना खुश हो गया, इसलिए खुश हुआ क्योंकि वो देखा कि उसकी मम्मी मछली का एक टुकड़ा उठा ली है और उड़ते हुए उसके पास आ रही है, मतलब उसे अब खाना मिलने वाला है, ठीक है. ही लीन्ड आउट, वो आगे की तरफ झुकता है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, यंग सीगल आगे की तरफ झुका हुआ एकदम ब्रिंक पे, ठीक है. eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और वो अपने पैरों को रॉक पे पटक रहा है और जितना करीब हो सके वो उतना करीब जाना चाह रहा है अपने माँ के, ठीक है. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ठीक उसके सामने आ गई वो रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, वो अपना पंख फड़फड़ाना बंद कर दी, ठीक है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. देखिए वो जो मछली का टुकड़ा है उसकी माँ की चोंच में, वो एकदम उसके पहुंच में था, उस यंग सीगल के पहुंच में था, ठीक है, चोंच के पहुंच में. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो वेट करता है, चौंक जाता है कि उसकी मम्मी इतना पास क्यों जा रही है, इतना करीब होकर भी वहीं भी क्यों खड़ी है, इधर रुक के मुझे खाना क्यों नहीं दे रही है. एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, लेकिन वो भूख के कारण पागल होके फाइनली ही डाइव एट द फिश, वो फिश पे छलांग लगाता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उसकी मम्मी यहीं पे रुक गई है, मुंह में फिश का एक पीस ली हुई है, वो यहीं पे रुक गई है, यहाँ पे उतर के देती नहीं है खाना, ताकि ये यंग सीगल मजबूर होके इस पे छलांग लगाए, और छलांग लगाने से हो सकता है ये उड़ पड़े. देखते आगे क्या होता है. ये रहा, डाइव एट द फिश विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस. लेकिन वो एक क्या होता है, फिश तो पकड़ नहीं पाता है, वो काफी जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, ये जैसे लेज है वो यहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड और डाउनवर्ड इधर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है.
देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग। अब वहाँ पे वो भयंकर तरीके से पैनिक कर जाता है। देखिए उसको इतना डर, मतलब उसको कैप्चर कर लेता है मॉन्स्टरस टेरर, बहुत ज्यादा डर लगता है उसको। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ही कुड हियर नथिंग, उसे वो कुछ सुनना भी बंद कर देता है, मतलब पूरा पैनिक हो गया वो। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये खुशी का बात यह कि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही मिनट किया वो। अगले ही क्षण वो फील किया कि उसका जो पंख है वो अपने आप खुल गया है और हवा जो है वो रस करते हुए उसके सीने से टकराते हुए उसके स्टमक तक आते हुए और उसके पंखों तक जा रहा है। ठीक है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर रहा था कि उसके जो पंख है वो एयर को कट कर रहे हैं, मतलब एयर को रेसिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, एयर का सपोर्ट लेके उसके पंख मतलब ऊपर ढकेल सकते हैं। अब वो फ्लाई कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, मतलब वो एकदम सिर के बल अब नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। वो देखिए ये क्लिफ है, वो एकदम इस तरीके, हेडलॉन्ग गिरना मतलब एकदम ऐसे नीचे गिर जाना, ऐसा नहीं गिर रहा था वो। ये अगर क्लिफ है तो वो यहाँ से ऐसे आउटवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से इस शेप में गिर रहा था वो। ठीक है, He was no longer afraid, अब उसे कुछ बात का डर नहीं था, उसका डर गायब हो गया। He just felt a bit dizzy, बस उसे थोड़ा सा dizzy यानी चक्कर सा आ रहा था। Uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, चक्कर सा आ रहा था। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि वो क्यों dizzy फील किया, तो बहुत लोगों को लगेगा इसका आंसर ये होगा कि उसको खाना नहीं मिला था इसलिए वो dizzy फील किया। तो एक रीजन तो वो हो सकता है, लेकिन मेन रीजन ये है वो dizzy इसलिए फील किया क्योंकि he was flying for the first time। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। Then he flapped his wings once and he soared upward, फिर उसके बाद वो अपना पंख एक बार फड़फड़ाया, उसका अपना पहला फ्लाइट लिया और वो फिर ऊपर की तरफ आने लग गया। गा 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 इस तरीके से वो बोलता है, इस तरीके से उसकी मम्मी बोलती है सूट पास्ट हिम, और बोलते हुए उससे आगे निकल जाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसकी माँ जब बोल रही होती है तो उसका पंख का आवाज ज्यादा होता है क्योंकि बड़ा पंख है। ठीक है, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो ये सुन के वो यंग सीगल भी कुछ और सीखता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी भी स्क्रीम करते हुए उड़ रहे हैं। वो देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके आसपास उड़ रही हैं, कर्वेटिंग करते हुए, बैंकिंग करते हुए, सोरिंग एंड डाइविंग, ये सब उड़ने का तरीका है, समझ लीजिए। कर्वेटिंग का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी कुछ इस तरीके से उड़ना। ठीक है, ऊपर नीचे करके उड़ना, इसको बोलते हैं कर्वेटिंग, कर्व बना रहा है। ठीक है, बैंकिंग आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, इस तरीके से टेढ़े उड़ने को बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, सोरिंग मतलब ऐसे ऊपर जाना, और डाइविंग मतलब ऐसे नीचे की तरफ उड़ना। ठीक है, तो ये चारों तरीके से उसके भाई बहन उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, फिर वो इस बात को भूल ही गया कि एक समय ऐसा भी था जब उसे उड़ना नहीं आता था। वो ऐसे उड़ रहा है मानो वो बहुत दिन से उड़ रहा है। ठीक है, he commended himself, देखिए अब उसका फीलिंग कैसा रहा उड़ने का बाद, वो अपने आप को तारीफ करता है, वो प्राउड फील करता है। तो डाइव एंड सोर एंड कर्व, ठीक है, श्रीकिंग श्रीली, और वो चीखता भी है और काफी तेज आवाज में चीखता है, मतलब वो काफी एक्साइटेड भी है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि वो पहला बार उड़ने के बाद कैसा फील किया, तो प्राउड फील किया, एक्साइटेड था, श्रीकिंग कर रहा था श्रीली। ठीक है, He was near the sea now, और वो पानी के काफी करीब था, flying straight over it, एकदम ये अगर पानी है तो उससे एकदम ठीक सीधे उड़ रहा है, facing straight out over the ocean। ठीक है, He saw a vast green sea beneath him, वो जब नीचे देखता है तो देखता है कि नीचे हरा हरा पानी दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर का, with little ridges, और ridges मतलब ऐसा waves उसे दिख रहे हैं, moving over it, and he turned his beak sideways, फिर वो अपना सिर इधर साइड की तरफ मोड़ता है, and cawed amusedly, और वो देखता है काफी अच्छा सीन उसे देखने को मिलता है और उसलिए वो काफी amused फील करता है। ठीक है, चलिए, his parent and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him, तो उसके पेरेंट्स और उसके भाई और बहन ये सभी लोग ग्रीन फ्लोरिंग यानी उस सी में उतर चुके थे उससे पहले। They were beckoning to him, calling श्रीली, वो लोग फिर से श्रीली यानी अर्जेंटली उसको बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ, नीचे उतरो, कब तक उठते रहोगे। ठीक है, he dropped his legs to stand on the green sea, वो अपने पैरों को नीचे उतारता है, इस तरीके से उतारता है मानो वो अपना पैर रखना चाहता है पानी में। ठीक है, पानी मानो एक हार्ड सरफेस हो, लेकिन जैसे वो अपना पैर वहां पे उतारता है उसके पैर डूब जाते हैं उसमें। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, वो फिर से उसको हल्का सा डर लगता है और वो चीख उठता है और फिर अटेम्प्ट करता है कि फिर से उड़ जाए, यहाँ पे रहना नहीं है, सोचता है कि पैर तो डूब गया, अब हम भी पूरा डूब जाएंगे, इसलिए वो फिर से उड़ने का कोशिश करता है। लेकिन चूंकि उसे भूख लगा हुआ था काफी और वो काफी कमजोर हो गया था, थक चुका था, वो फिर से उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो इस विचित्र एक्सरसाइज से काफी थक चुका था। ठीक है, स्ट्रेंज यानी उड़ना उसके लिए काफी एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज था क्योंकि पहली बार उड़ रहा था वो। His feet sank into the green sea, उसका पैर तो डूब गया उस पानी में, and then his belly touched it, उसके बाद उसका पेट जो है वो पानी को टच करता है, and he sank no further, और उसके बाद वो नहीं डूबा, सिर्फ पैर डूबा, पेट ऊपर ही रह गया।
इसका मतलब वो उस पानी में तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसके चारों तरफ उसके पूरा परिवार चीख रहे थे, खुशी के मारे तारीफ कर रहे थे और उसे अपने चोंच से फूड भी ऑफर कर रहे थे, डॉग फिश ऑफर कर रहे थे कि लो खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वो अपना पहला उड़ान बढ़ लेता है। तो ये चैप्टर आपको दिखने में काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही अजीब अजीब सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। काफी इमेजिनेटिव क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे बोलेंगे कि उसके भाई बहन जो थे, ब्रदर सिस्टर, वो यंग सीगल को देख के काफी निराश फील कर रहे थे। तो इन दोनों का बीच में डायलॉग राइटिंग कीजिए कि ये लोग कैसे अपने यंग सीगल को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायलॉग राइटिंग आ जाएगा क्वेश्चन। या फिर डायरी राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे कि इमेजिन कीजिए आप उसकी माँ हैं, ठीक है, और कैसा फील करते हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब जब वो नहीं उड़ रहा था, ठीक है, जो रात गुजरा था उस रात को डायरी राइटिंग कर दी उसकी माँ, तो क्या लिखेगी वो डायरी में। या फिर आप यंग सीगल बोलेंगे कि इमेजिन कीजिए आप यंग सीगल है और आप अकेले हैं उस लेज पे, तो आप एक डायरी राइटिंग कीजिए कि आप क्या क्या फील करते हैं, क्यों नहीं उड़ पाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो पूरा पूरी आपका इमेजिनेशन के ऊपर है, आप कैसा सोचते हैं उसी के ऊपर आंसर देना है। ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और ऊपर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ऊपर प्लंज का मीनिंग, ये सब जो वर्ड लिख रखे हैं, ये सब डीजी का क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में सर्च कर देना है कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सीबीएसई गाइडेंस। ये बाय सीबीएसई गाइडेंस लिख के सर्च कीजिएगा, पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये स्टोरी खत्म हुआ। आइए आ जाते हैं दूसरे स्टोरी पे। अब आइए दूसरा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। लिखा हुआ है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देखिए, यहाँ पे जो मी है वही इस स्टोरी के नरेटर है, मेन कैरेक्टर है। किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर को क्या कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट। ठीक है, वहाँ पे ये रोल क्या है इनका, ये एक पायलट है। तो बोल रहे हैं कि सीन कुछ ऐसा था कि जब ये फ्लाई कर रहे थे एक एरोप्लेन, तब क्या था, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। इनके पीछे दिख रहा था कि मून बाहर निकल रहा है और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और आसमान में दिख रहा था तारे टिमटिमा रहे। ठीक है, देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। ये बात को नोट कीजिएगा कि स्काई में कुछ भी क्लाउड का कोई निशान नहीं था, बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं काफी खुश था, यानी ये पायलट या फिर प्रोटैगोनिस्ट बोल लीजिए, ये काफी खुश थे जब ये अकेले थे उस एरोप्लेन में और आसमान में उड़ा रहे थे ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड। और नीचे में क्या था, रूरल एरिया था जो कि सोया हुआ था। तो उस खुले आसमान में वो अकेले हवाई मतलब फ्लाई कर रहे थे, काफी अच्छा फील हो रहा था, हैप्पी थे वो। ठीक है, वो क्या फ्लाई कर रहे थे, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। एक टाइप का एरोप्लेन है, वो उसको फ्लाई कर रहे थे। डकोटा एरोप्लेन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कहाँ फ्लाई कर रहे थे, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो अभी जो फ्लाई कर रहे थे वो एरिया था, वो किसके ऊपर उड़ रहे थे, फ्रांस के ऊपर। ठीक है, और वो उनका डेस्टिनेशन कहाँ था, इंग्लैंड जा रहे थे वो। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, छुट्टी पे जा रहे थे और उसी का सपना वो देख रहे थे, मतलब इमेजिन कर रहे थे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और काफी इच्छुक थे कि वो इंग्लैंड में जाकर अपने फैमिली से मिलेंगे। आई लुक एट माई वॉच, वो अपने घड़ी को देखते हैं और समय हो रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग, रात के 1:30 बज रहे थे। ठीक है, तो इस बात से ये समझ में आता है कि ये जो भी है, ये पायलट, ये अपने फैमिली से काफी प्यार करता है, फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला आदमी है ये। ठीक है, क्योंकि छुट्टी मिलते ही ये घर जा रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। वो पायलट सोचता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल फोन कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के ठीक जो फ्रंट पार्ट था उसके आगे अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उन्हें एक बड़ा शहर नजर आ रहा था, उसके लाइट्स नजर आ रहे थे, और वो शहर कौन सा था, जरूर पेरिस होगा। उसलिए वो सोचते हैं कि एक बार हम वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं। वो रेडियो स्विच ऑन करते हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर। ठीक है, वो अपना नाम बताते हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से ओवर, इतना बोल के ओवर करते हैं। और इमीडिएटली उस रेडियो से आंसर आता है कि DS088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। वो बता देते हैं कि अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, DS088 ओवर, इतना बोल के ओवर बोलते हैं। तो ये पायलट मैप चेक करते हैं, कंपास चेक करते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो वो दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक था उसको यूज में लाते हैं। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, इतना डायरेक्शन मोड़ लेते हैं टुवर्ड्स इंग्लैंड। ठीक है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। वो पायलट सोचता है कि नाश्ते के समय तक तो हम घर पहुंच जाएंगे, एक अच्छा बड़ा मतलब हेवी इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ईजी फ्लाइट था, कोई बादल नहीं था, क्लाउड नहीं था, हवा नहीं है, तो आराम से जर्नी हो रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। देखिए, अब कुछ रोमांस आएगा। यहाँ पे बोला गया है कि पेरिस क्रॉस किए हुए 150 किलोमीटर हो चुका था। अब क्या हुआ, अब इन्हें क्या दिखा, देखिए,
आई सॉ द क्लाउड्स, अभी ना क्लाउड्स नजर आने लगे, बादल नजर आने लगे। और ये बादल मामूली बादल नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे, मतलब इसमें तूफान लाइटनिंग वगैरह हो रहा था। दे वर ह्यूज, हवा चल रहा था और काफी बड़े बड़े बादल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, एक बड़े काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे जो मेरे सामने खड़े हैं। तो अब यहाँ पे इनके पास ऑप्शन क्या है, मान लीजिए ये बहुत सारा क्लाउड है और यहाँ से एरोप्लेन आ रहा है, तो इनके पास ऑप्शन क्या है, क्या तो ये ऊपर से चले जाए या फिर नीचे से चले जाए, नहीं तो साइड से होकर निकल जाए। तो लिखा था कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं ऊपर से भी नहीं जा सकता हूँ, नीचे से भी नहीं जा सकता हूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि हम उसको मतलब बाईं ओर या फिर दाईं ओर से क्रॉस कर ले, इतना फ्यूल नहीं था, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा है उस पायलट के पास, उस डकोटा एरोप्लेन के पास, कि वो सीधा इस क्लाउड के अंदर जाए, नहीं तो वापस रिटर्न जाए, ठीक है। दो ऑप्शन बचा है। तो फ्लाई पायलट सोचता है कि आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वो ये भी सोचता है कि आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, उसे घर पहुंचना है क्योंकि उसका फैमिली इंतजार कर रहा है, सबके साथ बैठ के नाश्ता करना है, ठीक है। हमें तो पहले से पता है कि ये फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें नाश्ता भी करना था, उनसे मिलना भी था, बहुत दिनों बाद छुट्टी बिताने आ रहे थे, तो कैसे वो वापस रिटर्न मुड़ जाए, इसलिए वो सोचते हैं कि आई विल टेक द रिस्क, मैं ये खतरा मोल लूंगा, ठीक है। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और वो सीधा वो डकोटा एरोप्लेन को उस तूफान में डाल देते हैं, अंदर ले जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्लाउड के अंदर जैसे ही जाते हैं हर तरफ काला छा गया, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा था। इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ठीक है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड ट्विस्टेड इन द एयर, ये जो पुराना डकोटा एरोप्लेन है ये उसमें जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, इतना खतरनाक क्लाउड था। तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं, वो कंपास ढूंढते हैं, ठीक है, कंपास को देखते हैं, और वो कंपास देख के उन्हें बिलीव नहीं होता है कि कंपास क्या हो रहा होता है। देखिए, आई कुडंट बिलीव माई आईज, उनको अपने आंखों पर विश्वास हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। क्या देखे वो कि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूमे जा रहा है, इसका मतलब कंपास डेड हो चुका था, वो अब दिशा नहीं बता पाएगा, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर दिए। तब ये रेडियो ट्राई किए, रेडियो बोलते हैं पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, लेकिन वहां से भी कोई आंसर नहीं आता है। पहले तो इमीडिएटली आंसर आ गया था, इस बार कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब रेडियो भी डेड हो चुका था। ना रेडियो है, ना कंपास है, आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, ना दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे है, वो पूरा पूरी खो चुके थे उस स्ट्रॉम में, ठीक है। देन अब यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट आता है, इन द ब्लैक क्लाउड्स, उसी काले बादल में, क्वाइट नियर मी, ठीक मेरे करीब, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इन्हें एक और दूसरा एरोप्लेन दिखता है, इसी को ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है इस स्टोरी में, स्टोरी का नाम भी ब्लैक एरोप्लेन है, ठीक है। इट हैड नो लाइट्स, इस एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं था उसके विंग्स पे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम, लेकिन मैं देख पा रहा था कि वो प्लेन ठीक मेरे बगल में फ्लाई कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये है पायलट, नरेटर, प्रोटैगोनिस्ट, और ये है अजीब सा एरोप्लेन, मिस्टीरियस एरोप्लेन, जिसको ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है, ठीक इनके सामने फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, वो मैं देख पा रहा था कि पायलट का फेस मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ है, मतलब वो पायलट मुझे देख रहा था, इससे काफी होप आता है हमारे प्रोटैगोनिस्ट पायलट को, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बस हिम्मत आ गया उनमें। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, यहाँ तक कि वो दूसरा पायलट जो था वो अपना हाथ भी हिलाता है, हाई बोलता है, ठीक है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, बोला कि तुम मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो ये पायलट सोचता है कि पक्का वो दूसरा पायलट जो है वो ये बात समझ गया है कि मैं इस बादल में खो चुका हूँ, इसलिए वो मुझे हेल्प करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ठीक पायलट के एरोप्लेन के सामने आ गया, ठीक है। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो, ताकि ये मेरे लिए इजी होगा कि वो जब सामने रहेगा, वो जैसे जैसे आगे जाएगा मैं उसके पीछे पीछे बोल लूंगा, ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार, लेकिन मैं खुश था उस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने के लिए, ठीक एक ओबीडिएंट आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट यानी पायलट है वो काफी एक ओबीडिएंट पर्सन है, वो जो उनको अगर हायर अथॉरिटी कोई काम भी देते होंगे तो वो उसको काफी इच्छा से मतलब मन से पूरा करते होंगे, ठीक है, रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो गया वो लोग जाए जा रहे हैं उस बादल से। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। अब मेरे डकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल था जिससे सिर्फ 5 से 10 मिनट उड़ा जा सके। मैं फिर से डरने लग गया, ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। फिर तभी क्या हुआ, वो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं भी उसको फॉलो करने लग गया। सडनली मैं उस क्लाउड से बाहर आ गया, ठीक है, और मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा कि लाइट का लाइन्स है, जैसे कि आप पिक्चर पर देख सकते हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं, तो रनवे आ गया, मतलब जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करेगा। इट वॉज अ रनवे, यानी एक एयरपोर्ट आ चुका था, यानी मैं सुरक्षित था, मैं उस स्टॉर्मी क्लाउड से निकल चुका था।
आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा देखने के लिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ तक पहुंचा, लेकिन आश्चर्य का बात यह है कि द स्काई वॉज एम्प्टी। आसमान खाली था, कोई नहीं था वहां पे। देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, गायब सा हो गया वो अचानक से। मैं उतरा एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं तुरंत उतर के उस ओल्ड डकोटा से बाहर निकला और कंट्रोल टावर की तरफ गया, और वहां पे कंट्रोल सेंटर पे एक वुमन बैठी हुई थी, और वहां पे मैं गया और where I was and who the other pilot was, और पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ अभी, मतलब ये कौन सा एयरपोर्ट है, और दूसरा जो पायलट था वो कौन था, क्योंकि मुझे उससे थैंक यू कहना है। वो जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर पे, वो मुझे देखती है वेरी स्ट्रेंजली, काफी चौंक के देखती है, और फिर हंसते हुए बोलती है, दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन दिस सिस्टम, वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन रडार में दिख रहा था, आपको छोड़ के और कोई एरोप्लेन नहीं था इस तूफान में। तो ये बात सुन के जो हमारे प्रोटैगोनिस्ट है पायलट, वो काफी चौंक जाते हैं, वो बोलते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, और हम रीडर भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ। Who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो कौन था वो जिसने मेरा हेल्प किया जब कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेरे टैंक में ज्यादा फ्यूल नहीं था, तो कौन वो इंसान मेरा हेल्प कर दिया? वो पायलट कौन था जो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था, जो उस स्टॉर्म में फ्लाइंग कर रहा था विदाउट लाइट्स, यहाँ तक कि उस एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं था तब भी वो फ्लाई कर रहा था। वो पायलट कौन था, वो एरोप्लेन कौन था, कौन हेल्प किया मेरा, ये सब सोच उसके दिमाग में रह जाता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे प्रोटैगोनिस्ट पे, राइटर पे, सॉरी पायलट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इमोशनली काफी शेकन, हिल गया वो अंदर से कि कौन मेरा हेल्प किया, क्योंकि काफी अजीब एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो घर जाने के बाद वो अपना जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था जिसके लिए वो इतना बेताब था, वो उसको उतना अच्छे से एंजॉय भी ना कर पाए इस एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, इस पूरा स्टोरी का जो मूड है, मूड के ऊपर क्वेश्चन आता है, मूड कैसा है? तो ओमिनस, काफी सैड मतलब मूड है, और सस्पेंसफुल मूड रहा है। ठीक है, टाइटल का दो गुण यहाँ पे समझ ही गए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली और ओबीडियंट एंड कंप्लायंट है ये आदमी। हम रीडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस स्टोरी का? लास्ट में तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि क्या हुआ, हमें जानना था कि वो कौन हेल्प किया, कैसे हेल्प किया। हम रीडर्स भी काफी डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, और ये स्टोरी जो है ओपन टू इंटरप्रिटेशन, रीडर अपने मर्जी से स्टोरी को जैसे समझना चाहे वैसे समझ सकता है। अगर कोई ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी है तो वो जरूर सोचेगा कि जरूर उसे गॉड ने हेल्प किया होगा, या फिर कोई चमत्कारिक शक्ति होगा वो हेल्प किया होगा। और कोई अगर ज्यादा साइंटिफिक पर्सन है वो सोचेगा कि नहीं, वो उसका सिर्फ हेलुसिनेशन था। ठीक है।